हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। तो हमें बताना है कि एलिफेंटा की गुफाएं इनमें से किस वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के शिहान मधुशंका किस खेल से संबंधित है। तो यह है शिहान मधुशंका। तो हमें बताना है कि किस खेल से संबंधित है। तो यह है क्रिकेट से संबंधित। अब इनके बारे में क्वेश्चन आया क्यों, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज शिहान मधुशंका, इनको सभी प्रकार के क्रिकेट से बैन कर दिया गया है और इनको इलीगल तरीके से ड्रग रखने के जुर्म में अरेस्ट भी किया गया था। और जब इनको पकड़ा गया था तो इनके पास में 2 ग्राम हेरोइन मिली थी। और अभी थोड़ा सा इनके क्रिकेट के बारे में आपको बता देता हूं। तो इनको ढाका में जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक ली थी इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने हैट्रिक ली थी अपने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में। अब मैं थोड़ा सा आपको श्रीलंका के बारे में बताता हूँ। तो श्रीलंका की जो राजधानी है उसका नाम है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, ओके, जो कि यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। और यहाँ की एक और राजधानी है जो कि कमर्शियल राजधानी है, उसका नाम है कोलंबो। और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में नेशनल फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। तो हमें बताना है कि जो अर्जुन पुरस्कार के लिए इनमें से किसको नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू और पूनम यादव, यानी कि सी। तो मीराबाई चानू और पूनम यादव, इन दोनों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, उनको नेशनल फेडरेशन द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और इनको इससे पहले खेल रत्न मिल चुका है। और पूनम यादव को तो पहले ही नॉमिनेट कर लिया गया था। अब पूनम यादव और रागाला वेंकट राहुल के साथ में मीराबाई चानू को भी नॉमिनेट कर लिया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो हमें बताना है कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, ओके। तो इस दिन की शुरुआत दी हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 में की थी। कब की थी? 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट ने इस दिन की शुरुआत की थी। और यह दिन अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को आज भी भूखा सोना पड़ता है। तो हम कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशन खोज सके इसके लिए इस दिन को हम मनाते हैं। और सभी को कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेरित करने के लिए भी इस दिन को हम मनाते हैं। और हंगर प्रोजेक्ट एक अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हंगर को खत्म करने के लिए काम करने पर जुटी है। तो वर्ल्ड हंगर को खत्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जुटी हुई है हंगर प्रोजेक्ट नाम से। तो उसी ने इसकी शुरुआत की थी 2011 में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो बताइए ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में किसको चुना गया है। तो यह है नरेंद्र बत्रा। तो इनको ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका मतलब ये पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और इनको ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये हॉकी इंडिया 2014 से 2016 तक और एशियन हॉकी फेडरेशन 2003 से 2013 के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये 2003 से 2013 के बीच में दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर यह है इनकी फोटो। इनको क्रिस्टोफ मेरियक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है क्वारेसा अब्दुल करीम, ओके। तो इनको फ्रांस का टॉप साइंस प्राइज क्रिस्टोफ मेरियक से सम्मानित किया गया है। प्राइज के तौर पर इनको 5 लाख यूरो दिए गए हैं। इन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स इन रिसर्च प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका में काम किया था। इसी के लिए इनको ये प्राइज मिला है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में केरल के नए मुख्य सचिव यानी कि न्यू चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए न्यू चीफ सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है। तो यह है इनकी फोटो। इनका नाम है विश्वास मेहता। तो विश्वास मेहता को न्यू चीफ सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया है। तो ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है। इनको चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है।
प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के चीफ सेक्रेटरी टॉम जोस हैं, जो कि 31 मई 2020 को रिटायर हो जाएंगे। तो ये था इनके बारे में। उनके रिटायर होने के बाद में ये चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तो बताइए WHO से किस देश ने संबंध तोड़ लिए हैं। तो हम सबको ये मालूम होगा भी वैसे भी। तो अमेरिका ने WHO से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तो कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर अभी अमेरिका को ही झेलना पड़ रहा है, तो अमेरिका ने WHO से सारे रिलेशन तोड़ लिए हैं। ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है, और ट्रंप ने दुनिया भर में हुई डेथ का जो जिम्मेदार है वो भी WHO और चाइना को बताया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन की तरफ से WHO को सालाना सिर्फ $4 करोड़ की मदद मिलती है, जबकि अमेरिका $45 करोड़ की मदद करता है WHO की। फिर भी WHO चीन के कंट्रोल में है, और अब WHO को दी जाने में वाली सारी की सारी सहायता अमेरिका ने रोक दी है। तो अमेरिका की तरफ से WHO को अब कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि WHO पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है, जबकि चाइना की तरफ से सिर्फ $4 करोड़ मिलता है हर साल, और अमेरिका जबकि कितने करोड़ डॉलर देता है, $45 करोड़ देता है। तो ये था इनके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में भारत की GDP दर कितनी रही है। तो हमें बताना है कि जो 19 और 20 के लिए भारत की जो GDP दर थी वो जनवरी से मार्च तक के लिए कितनी रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.1%। ठीक है। तो GDP का डेटा कौन निकालता है। तो GDP का डेटा निकालती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा दिया जाता है, और ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। वैसे इस डेटा पर लॉकडाउन का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि डेटा जनवरी से मार्च तक का है, और लॉकडाउन मार्च के लास्ट वीक में लगाया गया था, इसलिए ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला इस डेटा पर। तो इसका आंसर था हमारा 3.1%। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में GDP ग्रोथ रेट कितनी रही है। तो हमें बताना है कि 2019 और 20 के लिए GDP ग्रोथ रेट कितनी रही है, यानी कि मार्च 2019 से मार्च 2020 तक की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर है 4.2%। ओके। तो ये पिछले 11 साल में सबसे मिनिमम ग्रोथ रेट है। तो हमने देखा है कि पिछले 11 साल से सबसे मिनिमम ग्रोथ रेट अभी देखने को मिली है अपने को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसे लास्ट ईयर कहा था कि 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ रेट 8.5% रहने का अनुमान है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कहा था, और ऐसा उन्होंने मार्च 2019 में कहा था। लेकिन फाइनल ग्रोथ रेट 4.2 देखने को मिली है, और ये पिछले 11 साल का मिनिमम रिकॉर्ड है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वार्टरली बता देता हूँ। तो जो 2019-20 के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट था वो था 5.1%, और जो सेकंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट था वो था 5.6%, और जो थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ रेट था वो 4.7% था, और फोर्थ क्वार्टर का इससे पहले वाले सवाल में हम देख चुके हैं कितना था, 3.1%। और इस पर लॉकडाउन का बिल्कुल भी असर नहीं था, क्योंकि ये डेटा मार्च 2020 तक का है, और हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन मार्च के लास्ट वीक में लगा हुआ था। ठीक है। तो ऐसा सरकार ये नहीं बोल सकती कि लॉकडाउन की वजह से ये ग्रोथ रेट कम हुई है, क्योंकि ये डेटा मार्च तक का है, और सरकार ने ऐसा बताया था कि जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 8.5% रहेगी, लेकिन 4.2% रही है। तो अब आप ही बताइए इसको क्या कहेंगे, हम सरकार की नाकामी कहेंगे या कुछ और कहेंगे। तो आप इसका बता सकते हैं, हमने तो सवाल किया है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि IT कंपनी विप्रो का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें बताना है कि जो विप्रो कंपनी है उसके MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इनकी फोटो है, इनका नाम है थियरी डेलापोर्ट। इनको विप्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है। ओके। तो ये विप्रो के प्रेजेंट CEO और MD अविदाली नीमचवाला की जगह लेंगे। थियरी डेलापोर्ट 6 जुलाई 2020 को पदभार संभालेंगे अपना, और इससे पहले जो थियरी डेलापोर्ट है ये है कैपजेमिनी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे ये, यानी कि कैपजेमिनी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे ये, और अब ये विप्रो के MD एंड CEO बन चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश बैंक JP मॉर्गन ने साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो हमें बताना है कि JP मॉर्गन ने
साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र का जो चेयरमैन है वो किसको नियुक्त किया है, तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है लियो पुरी को। ओके, तो लियो पुरी इससे पहले यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एक म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, उसके सीईओ रह चुके हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा जेपी मॉर्गन के बारे में बता देता हूँ। तो जेपी मॉर्गन के ग्लोबल सीईओ कौन है, तो जेपी मॉर्गन के ग्लोबल सीईओ हैं जैमी डिमन। और जेपी मॉर्गन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो जेपी मॉर्गन का हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है हर साल 30 मई को। ओके, तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समाचार पत्र को पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने कोलकाता से एक वीकली समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था, और इसके एडिटर इन चीफ भी वो खुद ही थे, यानी कि पंडित जुगल किशोर इसके एडिटर भी थे। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कब मनाया जाता है, 30 मई को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें बताना है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट दिवस हर साल मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे इसी दिन 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उसी की याद में इस दिन को माउंट एवरेस्ट दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है, तो हमें बताना है कि जो अजीत जोगी थे जो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे ये, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी थे। तो ये 74 साल के थे और 9 मई से ये कोमा में थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि इमली का बीज गले में अटकने की वजह से ये बीमार थे। और सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब ये पहले मुख्यमंत्री बने थे, और ये 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। और 2016 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ओके, और ये आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। 1974 से 1986 यानी कि 12 साल तक शहडोल, रायपुर और इंदौर में कलेक्टर रह चुके हैं ये 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं ये। और ये राजनीति में कैसे आए थे, क्योंकि ये तो आईएएस ऑफिसर थे, फिर राजनीति में कैसे आए, तो ये राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए थे। तो ये था इनके बारे में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में भारत सरकार ने किस राज्य के सड़कों के निर्माण के लिए एडीबी के साथ 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है, तो हमें बताना है कि किस राज्य की सरकार ने एडीबी के साथ में 177 मिलियन डॉलर का लोन का समझौता किया है, यानी कि लोन लेने का एग्रीमेंट किया है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज और जो मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवेज थे उनको बेहतर बनाने के लिए 177 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। और फिनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के विभाग के जो चीफ सेक्रेटरी हैं समीर कुमार खरे, उन्होंने कहा है कि ये परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच में संपर्क में सुधार करेगी। इससे होगा क्या कि इससे गाँव में रहने वालों को बेहतर बाजार और रोजगार के अवसर और सेवाएं मिलेंगी। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा है समीर कुमार खरे ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो हमें बताना है कि हाई एनर्जी लेजर वेपन का जो टेस्टिंग है वो किसने की है, तो ये टेस्टिंग की है अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका की नेवी वॉरशिप ने एक ऐसा वेपन तैयार किया है जो अपने टारगेट को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। इसकी खास बात यह है कि यह एक हाई एनर्जी लेजर वेपन है। लेजर आंखों से दिखाई नहीं देती है, सीधे असर करती है। और इस टेस्ट का ऐलान नेवी के जो पैसिफिक फ्लीट थे उसने किया था। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसा था कि साल की शुरुआत में चीन के नेवी डिस्ट्रॉयर ने अमेरिका के न्यू मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लेजर बीम से निशाना बनाया था। तो अमेरिका ने चीन को जवाब देने के लिए इस टेस्ट को किया है, क्योंकि साउथ चाइना सी है
उसको लेकर दोनों देशों के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चाइना में टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों के बीच में ऐसी झड़पें होती रहती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में केरल में पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए कि केरल में पहली महिला डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है आर श्रीलेखा को। यह है इनकी फोटो। तो पहले उन्हें जेल विभाग सौंपा गया था और अब इन्हें डीजीपी के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। वैसे ही इन्हें डीजीपी का जो दर्जा है वो 2 साल पहले ही दे दिया गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केरल में केवल 4 डीजीपी की ही परमिशन है, इस वजह से इनको डीजीपी की पोस्ट नहीं दी गई थी। और श्रीलेखा है, ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।